एक व्यक्ति के पास सब कुछ था, इज्जत, दौलत, शोहरत, लेकिन बच्चा ना होने की वजह से अधिकतर परेशान रहते थे। पत्नी की दवाई नोएडा के एक अस्पताल में चल रही थी। पत्नी नोएडा के लिए दवाई लेने जाती है और दवाई लेकर घर आती है। 24 जून के लिए पत्नी दवाई लेने के लिए नोएडा जाती है और जब वापस आती है तब उसके पति की डेड बॉडी उसी के घर में पाई जाती है। महिला के आधार पर पुलिस वाले मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और जब इस केस का खुलासा करते हैं तब हर कोई हैरान रह जाता है, सोचने को मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। सुनाते हैं पूरी कहानी विस्तार से, तब तक वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दिस राज हमसफ़र। साथियों, जो सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली की है। बरेली के माली मोहल्ले में सौरभ रस्तोगी का परिवार रहता था। परिवार में पिताजी, माताजी और सौरभ की पत्नी शैली, ये 4 लोग होते हैं। नीचे दुकान चलती थी, ऊपर ये लोग रहते थे। सौरभ का एक नौकर भी होता है जिसका नाम विनोद होता है। विनोद का काम सिर्फ इतना होता है कि सुबह आना, आने के बाद दुकान की साफ़ सफाई करना, फर्नीचर लगाना और बाहर बैठ जाना। एक दिन सौरभ की माँ का अचानक देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद माँ का अंतिम संस्कार कराते हैं। माँ का अंतिम संस्कार कराने के कुछ ही महीने के बाद सौरभ के पिताजी नई शादी करने का ऐलान कर देते हैं। सौरभ समझाता है अपने पिताजी को, लेकिन नहीं मानते हैं। रिश्तेदार भी समझाते हैं लेकिन नहीं मानते हैं। वो अपनी जिद पर अड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद बरेली के ही दूसरे मोहल्ले में रहने लगते हैं और सौरभ के लिए दुकान छोड़ देते हैं। सौरभ अपनी पिताजी की दुकान बखूबी चलाता है, बखूबी अपने पिताजी का नाम रोशन करता है। एक दिन विनोद अपने घर से सौरभ की दुकान पर आता है। आने के बाद घर के सामने खड़े होकर सौरभ को आवाज़ मारता है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं देता है। वो फिर आवाज़ मारता है, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तभी दुकान के बगल से एक सीढ़ी थी, ऊपर चल जाता है। जाने के बाद शटर खुली हुई थी। शटर खुली हुई थी तो वो चौंक जाता है कि अमूमन शटर तो अंदर से लॉक होती है, लेकिन आज शटर कैसे खुली हुई रह गई। तभी विनोद शटर उठाता है। उठाने के बाद अंदर जाता है, तब विनोद की चीख निकल जाती है। वो देखता है कि सामने सौरभ रस्तोगी मृत अवस्था में पड़ा था और सभी सामान इधर उधर फैला हुआ था। पास ही में ही चाबी के छल्ले पड़े थे। आस पड़ोस वालों को वो जाकर बताता है। आस पड़ोस वाले मौके पर पहुंचते हैं और पुलिस वालों को सूचना देते हैं। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले भी मौके पर पहुंच जाते हैं। बॉडी को कब्जे में लेने के बाद छानबीन करते हैं। छानबीन में सभी सामान बिखरा हुआ पड़ा होता है। लॉकर के ताले टूटे हुए पाए जाते हैं। लॉकर से सभी ज्वेलरी और कैश गायब होता है। तो पुलिस वालों ने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि चोरी करने वाला कोई अपना था और आसानी से चोरी करके चला गया और सौरभ को मार भी दिया। उधर पुलिस वाले घर वालों को सूचना दे देते हैं और सौरभ की पत्नी शैली को भी बता दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद घर वाले भी मौके पर पहुंच जाते हैं। सौरभ के पिताजी के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और पुलिस वाले छानबीन में जुट जाते हैं। सौरभ का मोबाइल पास में ही पड़ा था। पुलिस वाले सौरभ के फ़ोन को अपने कब्जे में ले लेते हैं। जिस रोज़ सौरभ की मौत हुई थी, उसी रोज़ सौरभ ने 3 नंबरों पर बात की थी। पहला नंबर उसकी पत्नी शैली का था, दूसरा नंबर विनोद का था और तीसरा नंबर और था जो सेव नहीं था। अब पुलिस वालों को शक उस तीसरे नंबर पर जा रहा था। तभी विनोद से पूछताछ करते हैं, उस नंबर के बारे में पूछते हैं। तब विनोद बताता है कि ये नंबर नेहा शर्मा का है। अधिकतर मैं इस नंबर पर रिचार्ज कराता था सौरभ के कहने पर। अब पुलिस वालों का पूरा शक नेहा शर्मा पर जा रहा था। पुलिस वालों ने अपने मुखबिरों पर काम को लगा दिए और पुलिस वालों ने टीम गठित करने के बाद सारी टीमों को काम पर लगा दिया। काफ़ी मशक्क़त के बाद नेहा शर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से बताती चली जाती है। वो बताती है कि
वो अपनी नानी के साथ सौरभ रस्तोगी की दुकान पर ज्वेलरी खरीदने आई थी। तभी से उसी की मुलाकात सौरभ से हो जाती है। सौरभ और नेहा एक दूसरे को नंबर दे देते हैं और बातचीत का इनका सिलसिला जो होता है चालू हो जाता है। एक दिन नेहा अकेले आती है और सौरभ अपनी पत्नी से मिलाने के लिए ऊपर ले जाता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि हमारी ये खास रिश्तेदार हैं और इनके लिए ज्वेलरी दिखा दो। सौरभ की पत्नी शैली जो होती है ऊपर से सैफ खोलती है और सैफ से ज्वेलरी निकाल के दिखाने लगती है। जिस सैफ वो खोलती है उस सैफ में वे अपने कैश रखते थे और जो गिरवी आती थी वो रखते थे। शैली जब जब नेहा शर्मा इतनी सारी ज्वेलरी और कैश देखती है तो उसके मन में मैल आ जाता है। वो सोचने लगती है कि इससे अच्छा मौका कहीं नहीं मिलेगा। तभी वो वहाँ से ज्वेलरी जो होती है वो ख़रीद कर आ जाती है और फिर उसे प्लानिंग करने लगती है। एक दिन सौरभ की पत्नी दवाई की लेने के सिलसिले से नोएडा जाती है। तभी सौरभ नेहा शर्मा को बुलाता है। बुलाने के बाद नेहा के लिए उसका प्रेमी सौरभ के घर से कुछ ही दूर पर छोड़कर चला जाता है और नेहा पैदर ही सौरभ के घर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद दोनों लोग वहाँ ड्रिंक्स करते हैं। तभी सौरभ टॉयलेट करने के लिए ऊपर थर्ड फ्लोर पर जाता है। तभी अपने पर्स से नेहा शर्मा जो है वो नशीली दवाई निकालती है और कोल्ड ड्रिंक में मिला देती है। मिलाने के बाद जैसे ही सौरभ उस कोल्ड ड्रिंक को पीता है वो तुरंत बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद नेहा शर्मा अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है। बुलाने के बाद दोनों लोग उसका गला दबाते हैं। गला दबाने के बाद उसकी कनपट्टी पे गोली मार देते हैं। सारी जितनी भी ज्वेलरी होती है, कैश होता है, सभी लूट लाट कर वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस वालों ने दोनों के लिए कोर्ट में पेश किया और कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। साथियों, पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था। पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको सजग करना था, आपको जागरूक करना था। आप कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और देखते रहें देशराज हमसफ़र। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद, जय भारत।